वेलकम टू एडुजन। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बात किया था कि सब्जेक्ट वाइज क्लासेज आएगा, उसी में आज हिस्ट्री का क्लास शुरू किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न ही स्टेट लेवल बल्कि नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में भी ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप लोग देखिए, ऐसा 1000 क्वेश्चन और भी लाएंगे। गुड लक, धन्यवाद। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो बेसिकली सादात खान जो थे वो तो चलिए, आज का हम लोग का सेशन केवल और केवल हिस्ट्री के क्वेश्चनों का है। तो पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें पूर्व की पारंपरिक दार्शनिक प्रणालियों के लिए बहुत प्रेम था। बिल्कुल सही बात। वे चाहते थे कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को स्वीकार करें। दोनों सही है। और राजा राम मोहन राय के सुनते ही आपके दिमाग में 2-3 बात आनी चाहिए कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। तो 1772 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। मतलब इंडियन रेनेसेंस का जनक भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय वे मानते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ, विशेषकर कौन कौन से ग्रंथ? उपनिषद, विशेषकर कौन कौन से ग्रंथ? उपनिषद, वेदांत और शुद्ध हिंदू दर्शन और शुद्ध हिंदू दर्शन, उनका एकेश्वरवाद में मानना था। वो एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे, यानी एक ईश्वर में मानते थे। एकेश्वरवाद की ईश्वर एक है, जो एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में राजा राम मोहन राय मानते थे, एकेश्वरवाद में वो मानते थे। और उन्होंने इन सारे ग्रंथों को उन्होंने हिंदी, बंगाली और अलग अलग भाषाओं में लिखी। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और इंग्लिश में उन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया और उसको ट्रांसलेट किया, उसका अनुवाद किया, ताकि लोग इसको सीधा सीधा समझ सके। बेसिकली राजा राम मोहन राय जो हैं, वो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कल्चर को पूरे मतलब सिरे से खारिज कर देते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहते थे कि भारतीय धर्म ग्रंथों में जो निहित तर्क है और नैतिक सिद्धांत है, उसका उपयोग किया जाए। और इसका प्रमाण जो है, उनका एक पुस्तक है, वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन राय का एक बहुत ही तगड़ा पुस्तक है राजा राम मोहन राय का। उस पुस्तक का नाम क्या है? तुहफत उल मुवाहिदीन। तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक कौन लिखे थे? राजा राम मोहन राय। कब लिखे थे? 1803 में लिखे थे। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और बेसिकली वो चाहते थे कि हमारा जो भारतीय समाज है, वो क्या करे कि रूढ़ियों के आधार पे ना चले। उनका मानना था कि समाज के अंदर वैज्ञानिक सोच और तर्क के आधार पे सुधार होना चाहिए, कि ना कि केवल रूढ़ियों के आधार पे। और बेसिकली राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक और चीज आता है कि एबोलिशन ऑफ सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था। एबोलिशन ऑफ सती 1829। और जो वीडियो रीमैरिज एक्ट था ईश्वरचंद विद्यासागर का, उसका इन्होंने समर्थन किया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। पहला क्या है कि कानून, अदालतों और विदेशी कपड़ा का बहिष्कार। हाँ, बिल्कुल सही है, यह हुआ था। सख्त अहिंसा का पालन है। महात्मा गांधी हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो चाहेंगे कि मतलब कि अहिंसा ही रहे, हिंसा ना हो। और तीसरा, सार्वजनिक रूप से उपयोग किए बिना उपाधियों और सम्मानों को बरकरार थोड़े रखना था उपाधियों को। नहीं, बिल्कुल नहीं। विवादों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना, यह भी सही बात है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि उपरोक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा थे? कितने थे? तो 1, 2, 3 थे, यानी ऑप्शन सी केवल 3 होगा, केवल 3 होगा।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो कि क्या है कि कानून अदालतें, पहला जो पॉइंट है कि कानून अदालत और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो था, वो कार्यक्रम था, वो बिल्कुल हुआ था। और केवल बहिष्कार ही नहीं हुआ था, उन्होंने विदेशी वस्तु कपड़ों को होली जलानी थी, मतलब होलिका जो हम लोग जलाते हैं ना, तो वही बोले थे कि इसका विदेशी प्रोडक्ट जितने भी है उसका होली जलाओ, होली जलाना था। ठीक है। और उसके बदले में कौन चीज अपनाना था? खादी और स्वदेशी वस्तु, खादी और स्वदेशी वस्तु को अपनाना था और विदेशी कपड़ों का होली जलाना था। ठीक बात। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सख्त अहिंसा, हां, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का उन्होंने पालन किया था, हालांकि हो नहीं पाया था। आप ध्यान रखेंगे, एक इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा का, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हो गया, घटना के बाद गांधी जी ने हिंसा के कारण ही आंदोलन वापस भी ले लिया था। ठीक है। और जो अवार्ड्स, टाइटल्स, ऑनर्स, जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इनको बरकरार रखना, यह पॉइंट हालांकि गलत है, बरकरार नहीं रखा गया था। सार्वजनिक रूप से उपयोग किए बिना उपाधि और सम्मानों को बरकरार रखना असहयोग कार्यक्रम का स्पष्ट आह्वान था कि सरकार द्वारा दी गई जितने भी टाइटल्स है या उपाधि बोलो आप, टाइटल्स और ऑनर्स जितने भी हैं, उनको सार्वजनिक रूप से त्यागना है, त्यागना है कि ना कि उनको बरकरार रखना है। उदाहरण के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को, उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को क्या की थी? त्याग दी थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। यह भी असहयोग आंदोलन से ही है। इसमें कथनों को देखते हैं कि क्या कथन क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज की प्राप्ति को सभी वैध और शांतिपूर्ण साधनों द्वारा अपना उद्देश्य घोषित किया था। बिल्कुल सही बात है, किया था। दूसरा पॉइंट, इसे चरणों में लागू किया जाना था, हाँ, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सविनय अवज्ञा और करो या मरो भुगतान न करना अगले चरण के लिए तभी होता जब 1 वर्ष के भीतर स्वराज नहीं आता, यह पॉइंट, और सरकार दमन का सहारा लेती। हाँ बिल्कुल, दोनों पॉइंट सही है, 1 और 2 दोनों पॉइंट सही है। इसमें असहयोग आंदोलन जो था वो तो अभी ऊपर में हम लोग उसी आंदोलन के बारे में देखे, लेकिन असहयोग आंदोलन कब था? इसका टाइम पीरियड था 1920 से 22 के। ठीक है। और स्वराज की प्राप्ति को, स्वराज की प्राप्ति को सभी वैध और शांतिपूर्ण साधनों द्वारा उद्देश्य घोषित किया गया। उद्देश्य क्या था कि 1920 में नागपुर सत्र में, कब? नागपुर सत्र में कांग्रेस जो है उन्होंने अपने पुराने संवैधानिक लक्ष्य को बदलकर, जो भी उनका पुराना संवैधानिक लक्ष्य था उसको बदलकर स्वराज की प्राप्ति को अपना प्राथमिक उद्देश्य बना लिया। किसको प्राथमिक उद्देश्य बना लिया? स्वराज की प्राप्ति को उसने अपना प्राथमिक उद्देश्य बना लिया। किसने? कांग्रेस ने। और गांधी जी के नेतृत्व में यह भी स्पष्ट किया गया कि वह स्वराज सभी वैध और शांतिपूर्ण साधनों से, यानी ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, वो सभी वैध और शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिसका अर्थ है नॉन वायलेंस। जिसका अर्थ है क्या? नॉन वायलेंस। और इस घोषणा ने कांग्रेस के चरित्र को संवैधानिक दायरे से बाहर निकालकर सीधे जन आंदोलन की ओर रुख कर दे। यही घटना था जो कांग्रेस को संवैधानिक दायरे से बाहर निकालकर जन आंदोलन की ओर मोड़ दिया था। ठीक बात। और जो ये था कि चरणों में किया जाएगा, यानी इसको चरणात्मक कार्यान्वयन होगा, यानी स्टेजेस में किए जाएंगे ताकि सरकार को प्रतिक्रिया देने का समय ना मिले और लोगों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ सके। जो पहला चरण था, बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट जानना नहीं, बट सुन लो आप कि जो पहला चरण था उस पहले चरण में क्या क्या हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले चरण में क्या क्या हुआ था। वो कि जैसे उपाधियां लौटाना, विदेशी कपड़ों अदालतों का बहिष्कार करना, है ना, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगला चरण था उससे। इसमें क्या था कि करों का भुगतान ना करना, यानी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करों का भुगतान ना करना। और आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर भीतर ही स्वराज प्राप्त नहीं अगर होगा तो फिर आगे देखा जाएगा। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बेसिकली 4
कि राजधर्म मेरा धर्म बन गया, सॉरी, राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, ये सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। यह प्रसिद्ध कथन गांधी जी ने किस समय दिया था? राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, यह प्रसिद्ध कथन गांधी जी ने किस समय दिया था? यह प्रसिद्ध कथन किस समय दिया था? चलिए ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं। चंपारण के समय? न, चंपारण के समय नहीं। दांडी में सार्वजनिक रूप में नमक कानून का उल्लंघन करते समय? लेट अस कंसिडर, देखते हैं आगे। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते समय? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के? नहीं। तो ऑप्शन बी ही होगा। और इसके पीछे कहानी क्या है पहले वो जान लीजिए आप, कि बेसिकली राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, ये क्यों बोलना पड़ा था गांधी जी को, इसके बारे में जानिए। कि बेसिकली घटना कब का है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही, पहले समझ लो कि कब हुआ था, उसके बाद इसके पूरे में आते हैं कि गांधी जी ने यह बात कब कही थी कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। यह बात गांधी जी ने कब कहा था? तो गांधी जी दांडी के समय, यह जो हमारा ऑप्शन था कि दांडी में सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन करते समय, तो यह डेट क्या था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेट इसका होगा 5 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल 1930 इसका डेट होगा। और अपने अनुयायियों के सामने कहा था कि नमक कानून का उल्लंघन करने से ठीक पहले सविनय अवज्ञा का आह्वान किया, और राजद्रोह यानी सेडिशन, जिसका अर्थ है सरकार के प्रति असंतोष को भड़काना और नैतिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करना। नमक कानून का उल्लंघन कब हुआ? डेट याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च, और उससे ठीक एक रोज पहले 5 तारीख को, ये आपको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजी, कि 6 अप्रैल को दांडी मार्च जो होता है नमक कानून का उल्लंघन कैसे किया था उन्होंने, कि दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा, जिसने देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा, जिसने देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और उससे ठीक एक दिन पहले यह बात बोला, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। ठीक है, समझ में आया बात। और दूसरा, बाकी जो 3 ऑप्शन जो यहां पे गलत हुआ कि चंपारण सत्याग्रह के समय, तो बेसिकली चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। और लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1931 में। 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942, डू और डाई, है ना। अब चंपारण सत्याग्रह क्या था? ये किसान आंदोलन था। ये कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था ये चंपारण सत्याग्रह, और अहिंसा और सहयोग पर अधिक जोर दिया गया था, और राजद्रोह का इसमें कहीं घोषणा नहीं किया गया था। और लंदन वाला जो ऑप्शन सी कह रहा है कि लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने भाग लिया। इस समय गांधी जी बातचीत और समझौते के दौर में थे, ना कि खुले तौर पर राजद्रोह की घोषणा की थी। समझ रहे हो ना। और चौथा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इस समय नारा था करो या मरो, मतलब डू और डाई, डू और डाई। इस समय डू और डाई नारा था, जबकि यह आंदोलन भी अत्यधिक विद्रोही था। यह विशेष उदाहरण 1930 की दांडी यात्रा से जुड़ा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा दांडी में सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन करते समय। नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को किए थे, और 5 अप्रैल को यह बात वो व्यथापूर्वक बोले थे कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया। चलिए, अभी चौरी चौरा कांड के बाद गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों को कानूनी बचाव किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया चौरी चौरा में? तो बेसिकली ऑप्शन देखते हैं पहले। सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, हाँ, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ही थे जिन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों को कानूनी बचाव दिया था। चौरी चौरा कांड हुआ कब था? बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। तो चौरी चौरा कांड जो है वो हुआ था 1922 में। कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में ही चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ जो उग्र हो गया था और एक पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी
अपने जान को गंवा दिए थे। और इस हिंसा के बाद गांधी जी ने, ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे अहिंसा हो गई थी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, इसके वजह से उन्होंने वापस लिया था। और फिर क्या हुआ? फिर गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला और इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट जो जानते हैं, उसमें तकरीबन 172 लोगों को अभियुक्त करार दिया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। मौत की सजा सुना गई थी। तब एंट्री होता है अपने मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी का। तो मदन मोहन मालवीय और अन्य वकील, जिसमें कृष्णकांत जी भी शामिल थे, उन्होंने एक साथ मिलकर कहां पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट, याद रखेंगे कहां पे? उत्तर प्रदेश का घटना है तो हाई कोर्ट जाएंगे। कौन हाई कोर्ट? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी और मालवीय जी ने सफलतापूर्वक अभियुक्तों का बचाव किया। उनके तर्कों और कानूनी प्रयासों के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय ने 151 लोगों को दोष मुक्त कर दिया। यानी 172 में से कितना दोष मुक्त हो गया? 151 लोग को मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने दोष मुक्त करा दिया और जो 19 लोग बच गए थे, 19-20 लोग जो भी बचे, उनको सजा हुई थी, मौत की हुई थी। तो चलिए, इस प्रकार मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने काफी भूमिका निभाई थी। और ये जो ऑप्शन में जो आप देख पा रहे होंगे कि ये सीआर दास जो हैं, ये ऑप्शन में जो सीआर दास है, ये क्या है? इनका कहां से आता है? सीआर दास 1921-22 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान बंगाल में हड़तालों का नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। वह एक बड़े नेता थे, लेकिन चौरी चौरा के बचाव में सीधे जुड़े हुए नहीं थे वो, इसलिए यहां पे गलत होगा। सीआर दास के बारे में जानिए आप। सीआर दास जो थे वो क्या थे? सीआर दास यहां लिखते हैं, सीआर दास 1921-22 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान बंगाल में हड़ताल का अगुवाई यही कर रहे थे। अब क्या है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचले और ख्वाजा हसन निजामी, ये जो थे, ये खिलाफत आंदोलन और पंजाब विरोधों के प्रदर्शन जुड़े। सैफुद्दीन किचले खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन, और कृष्णकांत जो थे, ये थे कहां से जुड़े हुए? पंजाब के अंदर जो विरोध प्रदर्शन था वहां। सॉरी, ख्वाजा हसन निजामी, कृष्णकांत तो बचाए थे, ख्वाजा हसन निजामी। ठीक बात। अब मोहम्मद अली जिन्ना को तो सब जानते हैं कि वे 1920 के दशक के शुरुआत में कांग्रेस से बाहर हो गए थे और कांग्रेस के भीतर गांधी जी के असहयोग के तरीके के विरोधी थे, ये तो सब जान रहे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो उतना जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद गांधी जी ने, जिन्होंने लगातार अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का विरोध किया और इसके उन्मूलन की अपील की, हरिजनों के उत्थान को अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन है पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत सरकार अधिनियम के समय। तो इसका आंसर होगा पूना समझौता। पूना समझौता जो था यानी पूना पैक्ट जो था, उसके बाद गांधी जी ने हरिजनों यानी दलितों के उत्थान के कार्य को अपने जीवन और राजनीतिक कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बना लिया था। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड 1932, याद रखेंगे, कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? उस समय के ब्रिटिश पीएम कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कौन थे? ब्रिटिश पीएम। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, इसी को कम्युनल अवार्ड भी कह रहे हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इस अधिनियम में दलित वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरल्स प्रदान किया गया था। यह बात ध्यान रखेंगे कि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की।
इस अधिनिर्णय के में दलित वर्ग को यानी डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरल प्रदान किया गया था, यानी सेपरेट इलेक्टोरल क्या कहेंगे, पृथक निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। किसके लिए, दलित और डिप्रेस्ड क्लास के लिए। और गांधी जी का विरोध भी इसके खिलाफ हुआ था, अनशन भी उन्होंने किया था। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने उस समय कहां थे जिस समय ये बात हुई थी 1932 में, जिस समय की घटनाक्रम है, गांधी जी कहां थे, यरवदा जेल में थे। गांधी जी कहां है उस समय, यरवदा जेल में है। कहानी सुनो और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखते जाओ। गांधी जी कहां थे, यरवदा जेल में थे उस समय, और इस फैसलों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। क्यों, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल जो है दलित को दे दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा, हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। इसीलिए 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन जो होता है नहीं कि फास्टिंग करेंगे जब तक हम मर नहीं जाते, आमरण अनशन पे बैठे 20 सितंबर 1932 को। और पूना समझौता कब हो गया था, पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर को। पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर को। 20 सितंबर को ये मतलब आमरण अनशन पे बैठे। और पूना समझौता में गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए भीमराव अंबेडकर, ये BR अंबेडकर आ गया है बढ़ के कि गांधी जी भाई तो खाने नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो BR अंबेडकर जो हैं वो आए और उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरल का जो वो था उसकी डिमांड को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया कि जाने दीजिए कोई बात नहीं। इसके बदले दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। तो बोले कि ठीक है, BR अंबेडकर कहें कि ठीक है, हम ये पृथक निर्वाचक मंडल का जो मांग है इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बदले जो विधानमंडल में जो सीट की संख्या जो प्रांतीय विधानमंडल में 71 था पहले, उसको कहें कि अब 71 नहीं चाहिए, 71 से उसको बढ़ा के 147 करवाएं। तब बोले कि ठीक है, अब मांग हम छोड़ देंगे। तो पूना समझौता के बाद गांधी जी को लगा कि उन्होंने हिंदू समाज को टूटने से बचा लिया है, लेकिन वह उनका नैतिक दायित्व है कि वह अपना पूरा ध्यान अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए लगाएं, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हम लगाएं। और एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाता है कि गांधी जी 30 सितंबर को, सारा डेट याद रखना बच्चा, गांधी जी 30 सितंबर को 1932 में ही एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाते हैं। कब बनाते हैं, 30 सितंबर 1932 को उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसके बाद वे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाने लगे। ठीक है, कब बनाया था उन्होंने, 30 सितंबर 1932 को। क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। आप लोग साथ साथ रनिंग नोट्स बनाते चले, बहुत बातें हैं जो निकल के आएंगी, सब कुछ डिपेंड नहीं रहे, खुद मेहनत करो, साथ साथ रनिंग नोट्स बनाओ, मेरा काम है बताना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कोई नहीं, ये तो बहुत पढ़ा भी होगा कि पेरियार EV रामासामी नैयर। कहां के हैं ये, तमिलनाडु के हैं। कहां के हैं, तमिलनाडु के हैं। और इन्होंने ही पेरियार V सामी नायकर ने कब, 1925, याद रखिएगा, तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि समाज में गैर ब्राह्मण को समान अधिकार दिलाना है, क्योंकि वो प्रताड़ित थे। समान अधिकार, फिर इस पे अगर कहानी भी जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास जाएगा, इसलिए अभी बस उतना ही जानो कि जितना इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाज में गैर ब्राह्मणों को समान अधिकार दिलाना, उन्हें जाति आधारित सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के अपमान से बचाना था, और उन्हें स्वाभिमान तथा रेशनलिटी सिखाना था। रेशनलिटी किसको कहते हैं, तर्क संगतता सिखाना था। और पेरियार ने तर्कवाद को बढ़ावा दिया, ये इंपॉर्टेंट आता है। पेरियार जो था वो तर्कवाद को बढ़ावा दिया था। तर्कवाद का इंग्लिश क्या होता है, रेशनलिटी, ठीक बात, इसको बढ़ावा दिया था। और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को इसने चुनौती भी दी थी और जाति विहीन समाज की वकालत की थी। उन्होंने कुदु अरासु नामक एक पत्रिका भी शुरू की थी। इनके द्वारा शुरू किया गया एक पत्रिका था, जिस पत्रिका का नाम क्या था, कुदु अरासु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है
कि पहला गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण स्कूल है 1901 में विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा कहां स्थापित किया जाएगा? तो लग दी लाहौर दिया, लाहौर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? लाहौर में किया जाएगा पहला गंधर्व महाविद्यालय, जो भारत में संगीत प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान था। महान संगीतज्ञ कौन? जो क्वेश्चन में भी है, विष्णु, क्वेश्चन में क्या है देखिए, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, महान संगीतज्ञ विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने कब? 1901 को लाहौर में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि शास्त्रीय संगीत के ज्ञान को मंदिर और दरबारी संगीतकारों के निजी क्षेत्रों से बाहर लाकर आम जनता के बीच में, आम जनता के लिए सुलभ बनाना था। क्या आम जनता के लिए सुलभ बनाना था? कि शास्त्रीय संगीत जो है उसके ज्ञान को और मंदिरों और दरबारी संगीतकारों के निजी क्षेत्रों से बाहर लाकर आम जनता के लिए सुलभ कराना था। और 1901 में तो यह हुआ था पहला गंधर्व महाविद्यालय। और एक और टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1908 में इन्होंने दूसरा केंद्र कहां बनाया था? मुंबई में बनाया था, जो उस समय मुंबई नहीं, उस समय तो बंबई के नाम से जाना जाता था, अभी मुंबई कहते हैं। चलिए, चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सारण में स्थित है। ये तो पूछने वाले बातें नहीं है। चिरांद बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है चिरांद। ये है कहां? सारण में है, वो तो समझ गए, लेकिन कहां पे? तो घाघरा, याद रखेंगे, घाघरा नदी और गंगा इन्हीं के संगम के पास स्थित है। चिरांग जो बेसिकली है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल और के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या सिर्फ नवपाषाण के लिए नहीं, यहां चालकोलिथिक का भी मिलता है साक्ष्य, चालकोलिथिक एज का भी और आयरन एज का भी जो है वो अवशेष मिलता है। और यहां से बोन टूल्स, याद रखेंगे, हड्डियों का उपकरण यानी बोन टूल्स और धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिला? अब यहां पे अगर बोलेंगे तो तुम लोग कहोगे कि हाँ क्या बता रहे हैं, बट बेसिकली जानो कि तुम लोग तो जानते होगे कि कोल्डीवा, लेकिन भारत में चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो है वो लहुरा देवा से मिला है, लहुरा देवा से मिला है। तो लहुरा देवा वर्तमान में भारत की चावल खेती का सबसे पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कहां पे? यूपी का कौन चीज? संत कबीर नगर जिला जो है, संत कबीर नगर जिला है, उसमें जो है ये जगह पड़ता है लहुरा देवा। यूपी के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देवा जो जगह पड़ता है वहीं पे पाया गया था। यहां से प्राप्त साक्ष्यों को लगभग 9000 ईसा पूर्व, यानी कब? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और पुराने साक्ष्यों में चावल के लिए जो कोल्डीवा है, कोल्डीवा जो कि इलाहाबाद के पास है, कोल्डीवा कहां है? इलाहाबाद के पास है, यानी प्रयागराज अब हो गया, लेकिन पुराना है तो इसलिए पुराना नाम ही ले रहे हैं, इलाहाबाद के पास है। और गेहूं के लिए मेहरगढ़, गेहूं के लिए क्या? मेहरगढ़। और लेकिन लहुरा देवा के साक्ष्य सबसे पुराने मिले हैं। अगर छोटा मोटा कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, पहले ही सजेशन सुन लो तो कोल्डीवा ही लगाना, लेकिन अगर कोई अच्छे एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह, तो उसमें लहुरा देवा ही आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना। ज्यादातर ट्रेंड में कोल्डीवा ही होता है, इसलिए तुम लोग को बता दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यताएं घग्गर हकरा नदी के तट पर फली फूली? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, भाई हड़प्पा सभ्यता यार, अब इसमें ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के तट पर, बल्कि इस हग्गर हकरा प्रणाली के किनारे भी बड़े पैमाने पर फले फूले हैं, जिसमें आप एक बात जान लो, सिंधु सरस्वती क्षेत्र या घग्गर हकरा, इसको सिंधु क्या बोलते हैं बाबू? सिंधु सरस्वती क्षेत्र भी इसको कहते हैं। सिंधु सरस्वती क्षेत्र या घग्गर हकरा में हड़प्पा सभ्यता के लगभग 2/3 स्थल, जैसे कौन कौन? कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा स्थित हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी का महान स्नानागार कहां मिला? मोहनजोदाड़ो में मिला। ये सब क्वेश्चन तो पढ़े होगे तुम लोग, मोहनजोदाड़ो में पाया गया है।
ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। किस हड़प्पा स्थल पर एक डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला, बताइए किस हड़प्पा स्थल पे एक डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला, ये भी अगर बता सकते हो थोड़ा पढ़ोगे। ऑप्शन क्या है, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, तो इसका आंसर होगा लोथल। लोथल में डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। और लोथल का यह डॉकयार्ड एक आर्टिफिशियल ईंटों से बना बेसिन था। किससे बना था, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम ईंटों से बना एक बेसिन है, जो कि कहां है, जो कि भोगवा नदी के माध्यम से अरब सागर से जुड़ा है। किस नदी के, भोगवा नदी के माध्यम से जुड़ा, किससे है, अरब सागर से। याद रखेंगे, ये जो डॉकयार्ड है ये आर्टिफिशियल ईंटों से बना बेसिन था, आर्टिफिशियल ईंटों से बना बेसिन था, जो कि भोगवा नदी के माध्यम से अरब सागर से जुड़ा हुआ था। और यह लोथल का जो बेसिकली मेजर मैरीटाइम ट्रेड सेंटर भी बनता है। ये इसको एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण यानी मेजर मैरीटाइम ट्रेड सेंटर, ठीक बात। और यह बंदरगाह शहर अपने मोतियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के निर्माण के लिए, मोतियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद भाई, ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद का क्या है टाइम पीरियड, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद को 10 मंडल में भागा गया है। कितने मंडल में, 10 मंडल में। 1028 सूक्त हैं इसमें, जो मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए है। और ऋग्वेद में एक और चीज कि 10 राजा के युद्ध का भी वर्णन है, जो 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन है। ये कहां है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस मंडल में है, 7वें मंडल में है। और 10 राजा का युद्ध जो हुआ था, ये कहां हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये 10 राजा का जो युद्ध हुआ था, ये कहां हुआ था। 7वें मंडल से मिलता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कहां हुआ था, तो परूसनी नदी के तट पे हुआ था। परूसनी नदी के तट पे हुआ था। और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, यह युद्ध एक और कौन थे, राजा सुदास। याद रखिएगा, राजा सुदास, जो कौन थे, जो भरत कबीले के थे। किस कबीले के थे, ये भरत कबीला के हैं राजा सुदास। सुनिएगा, भरत कबीला के कौन है, राजा सुदास। और दूसरी ओर 10 राजा यानी 5 आर्य और 5 अनार्य कबीला, यानी कि 10 राजा जो थे उसमें 5 आर्य कबीले के थे और 5 अनार्य कबीले के थे, उनके बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, और राजा सुदास इसमें जो है विजयी हुए थे, यानी ये जीत गए थे, विजयी हुए थे, विजयी भवा। और इस युद्ध को प्रारंभिक वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। अब चलिए, 10 राज युद्ध का द बैटल ऑफ उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। और अभी अभी आप लोग को उसका एक्सप्लेनेशन भी दे ही दिए इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था। निम्नलिखित में से कौन नहीं था, मगध तो जनपद था, अंग भी था, पाटलिपुत्र नहीं था, पाटलिपुत्र नहीं था, वज्जी भी था। चलिए अगला, बिंबिसार के शासन काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी, तो बिंबिसार, याद रखेंगे ये राजगीर रखा था अपना। और बिंबिसार जो है किस वंश का था, तो हर्यक वंश। और इसका टाइम पीरियड 544 से 492 ईसा पूर्व। ठीक बात। और मगध में शुरुआती का सबसे महत्वपूर्ण शासकों में इसका भी नाम आता है भाई। और इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी राजगीर को रखी थी, जो कि राजगिरी, गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। जो 5, याद रखेंगे, राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। बाद में बिंबिसार का जो पुत्र है, इसका बेटा का नाम होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अपना राजधानी कहां ले गया, यहीं पाटलिपुत्रा में ले गया। कहां ले गया, पाटलिपुत्रा में ले गया, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। और कौन है, और इसी का किताब इंडिका था, ये तो बच्चा जानता होगा, मेगास्थनीज। और इनका किताब क्या था, इंडिका था। और मेगास्थनीज आया कब था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो 304 ईसा पूर्व से 299 तक यह चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। 304 से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इसकी पुस्तक इंडिका जो है,
इंडिका इसने अपने अनुभवों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में लिखा, जो मौर्यकालीन प्रशासन, भूगोल और समाज की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से कौन सा शिलालेख अशोक द्वारा कलिंग की विजय के बारे में है? तो रॉक एडिक्ट 13 यही होगा। कलिंग के विजय के बारे में अशोक जो है वो रॉक एडिक्ट 3 में बताया हुआ है। और रॉक एडिक्ट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग देख लेंगे। कि एक तो है कि चलिए कलिंग युद्ध वो तो आप देख ही लिए, और इसमें एक और चीज बताता है कि इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन को दर्शाता है। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, लेकिन अगर है, आप लोग अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो पढ़ो, फिर डिबेट डिस्कशन बाद में। और युद्ध के त्याग और धम्म विजय को अपनाने की घोषणा भी करता है। युद्ध के त्याग और धम्म विजय का भी घोषणा ये करता है। चलिए, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज इसका याद आ गया इस क्वेश्चन का, कि ये जूनागढ़ शिलालेख जो था ये संस्कृत में लिखा गया, तो क्वेश्चन पूछ लिया, चलिए ठीक है, लेकिन ये कब का है? तकरीबन 150 ईस्वी का है। 150 ईस्वी का, नॉट ईसा पूर्व, ईस्वी का है। और इसके पहले का अधिकांश अभिलेख प्राकृत में ही लिखे जाते थे। इसके पहले जितना भी था प्राकृत में लिखा जाता था, लेकिन ये संस्कृत में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अभिलेख कहां है? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं, एक पॉइंट याद आ गया, रुक जाओ। ये अभिलेख है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है उसका ना रेस्टोरेशन हुआ था, यानी जीर्णोद्धार, उसके बारे में जानकारी भी देता है। सुदर्शन झील के रेस्टोरेशन यानी जीर्णोद्धार के बारे में भी जानकारी देता है। चलिए, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बचपन से सुनते आए होंगे समुद्रगुप्त। इसका कब तक कार्यकाल था? 335 से 375 ईस्वी। ठीक बात। और भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है, ये तो समझ ही गए, लेकिन ये कौन बोला था? ये क्वेश्चन यहां से बनता है। भारत का नेपोलियन सब जानता है कि इसको कहा जाता है समुद्रगुप्त, लेकिन इसको ये उपाधि दिया कौन था? V.A. स्मिथ, नाम याद रखेंगे, V.A. स्मिथ ने इनको इसकी उपाधि दी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उदाईन को दिया जाता है। उदाईन का अभी ऊपर पढ़े थे, ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि हाँ, पाटलिपुत्रा शहर जो है वो क्या कहते हैं, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु उसको अपना ट्रांसफर तो कर ही लिया था, लेकिन इसका स्थापना का श्रेय अगर बोलोगे तो उदाईन को जाएगा। उदाईन कौन है? उदाईन कौन है? अभी जो पढ़े हम लोग इसके बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उसी का पुत्र है, अजातशत्रु का पुत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कुषाण शासकों में कौन बौद्ध धर्म का संरक्षक था? कनिष्क था। इसने चौथी बौद्ध संगति भी कराई थी जम्मू कश्मीर में, कुंडल वन में कराया था, है ना। तो ये याद रखेंगे। ये कनिष्क जो था ये किस वंश का था? ये देख लो, कुषाण वंश। जो पूछ सकता है वो बता रहे हैं, कुषाण वंश का। और ये क्या करवाया थे? ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी चौथा बौद्ध संगति। चौथा बौद्ध संगति जो था उसका आयोजन इन्होंने किया था कश्मीर के कुंडलवन में। कहां? कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन में। और उसके दरबार में अश्वघोष जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान थे। कौन? अश्वघोष, नाम याद रखना, अश्वघोष जैसे। ये कौन है? बौद्ध वैज्ञानिक है। तो ये इसी के दरबार में थे। चलिए, प्राचीन वज्जीराज की राजधानी कहां? वैशाली है। कहां है? वैशाली है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का वर्णन करता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन है? चाणक्य। बोलिए, चाणक्य है या विष्णुगुप्त है, या विष्णुगुप्त हैं। यह ग्रंथ मुख्य रूप से राज्य व्यवस्था, प्रशासन, कूटनीति, कानून और अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के बारे में इसका वर्णन है। चलिए, अगला क्वेश्चन, पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन क्या है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था। नहीं, दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं था, डच आएगा। अभी रुकिए, अभी सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर, ये भी पॉइंट गलत है, किया था। तो केवल एक इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में आते हैं कि क्यों गलत हुआ। वो दो, उसका दो गलत है तो सही क्या है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति जो था, इसके अनुसार फ्रांसीसी जो दे रहा है ये गलत है। पुर्तगालियों के बाद इस पे कौन, डच और डेनिस, डच और डेनिस लोगों ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, यूरोपीय नहीं होगा। ठीक बात, ओके। अब अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। अंग्रेजों ने कर्नाटक के युद्ध के दौरान, यानी कब कब किया तो भी जान लीजिए, 1761 में, फिर 1793 में और फिर 1814 तक। तो अंग्रेजों ने किया था। कहां पे किया था, यह भी कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक युद्ध में। लेकिन 1814 में, ये डेट याद रखेंगे, 1814 में, वो तो 1793 आप देख लिए, लेकिन 1814 में पेरिस की संधि के बाद इसको फ्रांसीसी को लौटा दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, क्या समझे कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था, यह पॉइंट सही था। लेकिन दूसरा जो था वो डच और डेनिस था, यूरोपीय नहीं था। और अंग्रेजों ने 1761 में, 1793 में कर्नाटक के युद्ध में जो था वो पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, लेकिन 1814 में पेरिस का समझौता होने के बाद फ्रांसीसी को लौटा दिया था। चलिए अब आगे। निम्नलिखित में कौन 18वीं शताब्दी में भारत से लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो देखते हैं। पहले होगा आपको अंबूर का युद्ध, पहले होगा अंबूर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। इसका टाइम पीरियड जान लीजिए कि अंबूर का जो युद्ध है वो कब हुआ था। वो होगा, अंबूर का युद्ध जो होगा वो 1749 में होगा। पलासी का जो युद्ध होगा वो कब होगा, 1757 में होगा। वांडीवास का जो युद्ध होगा वो कब होगा, 1760 में होगा। और बक्सर का युद्ध 1764 में होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकाइट राय नवाब आसफ उदौला के अर्धमंत्री थे, यह सही बात है। आमतौर पर कुछ हिंदू जातियां थी जिन्हें अवध के नवाबों के राजमूच पद पर रखा जाता था। हाँ, यह भी सही बात है, यानी हमारा एक और दो दोनों होगा। और बेसिकली आप याद रखेंगे कि राजा टिकाइट जो थे, ये राजा टिकाइट जो थे ये नवाब आसफ उदौला के अर्धमंत्री थे। बिल्कुल सही है, ये थे, इसमें कहीं से कोई नहीं है। इसको बहुत जगह दीवान भी कह सकता है कि दीवान भी थे या अर्धमंत्री, बोलो। बात देखिए, दूसरा क्या कर रहा है। हाँ, ये भी बात सही था कि अवध के नवाबों का प्रशासन काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष था। ये मानने में आपको कहीं से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि अवध के नवाबों का जो प्रशासन था ना वो काफी मामलों में धर्म निरपेक्ष था। अभी आपको प्रूफ भी करके देते हैं कि कैसे हम ये बात बोल पा रहे हैं। उनके अधीन उच्च प्रशासनिक और वित्तीय पदों पर केवल मुसलमान नहीं थे बल्कि हिंदू जाति के भी थे। और हिंदू जाति में भी कौन जाति थे? तो कायस्थ, लालाजी कलम के तेज, कायस्थ और खत्री लोग भी शामिल थे, इसलिए कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष भी था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। सिक्किम को भारत में किसने मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 टाइम पीरियड सिक्किम को ब्रिटिश भारत में मिलाने का श्रेय दिया जाता है। और 1849 में ब्रिटिश डॉक्टर आर्कीबाल्ड कैंपबेल और डॉक्टर हुकर, ब्रिटिश डॉक्टर कौन? आर्कीबाल्ड कैंपबेल और डॉक्टर हुकर को सिक्किम में कैद कर लिया गया था। और इस घटना का इस्तेमाल डलहौजी ने बहाने के रूप में कर लिया। बस एक पॉइंट मिलना रहता है, वही काम किया लॉर्ड डलहौजी ने। ये जो डॉक्टर थे ब्रिटिश के डॉक्टर थे, ये सब ब्रिटिशर्स हैं। ये जो डॉक्टर दोनों का नाम लिया मैंने कि ब्रिटिशर्स डॉक्टर, जो आर्कीबाल्ड कैंपबेल, ब्रिटिशर्स डॉक्टर कौन? आर्कीबाल्ड कैंपबेल और डॉक्टर हुकर को सिक्किम में कैद कर लिया गया। अब इसको पॉइंट मिल गया, को बहाना मिल गया। और 1850 में इसने सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को बलपूर्वक यानी फोर्सली क्या किया? ब्रिटिश भारत में मिला लिया। चलिए
जब अवध को ब्रिटिश डोमिनियन में मिलाया गया था तब वहां ब्रिटिश रेसिडेंसी कौन था? तो जेम्स ऑटरम। जेम्स ऑटरम, दिल्ली में आप जाइएगा तो एक ऑटरम लेन भी दिखेगा आपको, जेम्स ऑटरम। और अवध को कुशासन के आधार पर फरवरी, याद रखेंगे, फरवरी 1856 में ब्रिटिश डोमिनियन में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था अवध को? फरवरी महीना 1856 में मिलाया गया था, ये टाइम पीरियड। और रेजिडेंट जेम्स आउटरम को 1854 में अवध का ब्रिटिश रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। उनकी रिपोर्ट जिसमें उन्होंने अवध के प्रशासन को भ्रष्ट, इनकी रिपोर्ट के अनुसार अवध का प्रशासन कैसा था? भ्रष्ट था और जनता की स्थिति को दयनीय बताया इन्होंने। चलिए अगला, विडो रिमैरिज एक्ट आ गया। विडो रिमैरिज एक्ट नाम सुनते ही देखिए क्या आना चाहिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर आना चाहिए। ठीक बात। किसके शासनकाल में क्वेश्चन ये पूछा है तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था विडो रिमैरिज एक्ट। और ये कब था? टाइम पीरियड 1856 में इसको लागू किया गया था। और इसका महत्व क्या है? इसको, हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम तो आएगा ही आएगा जब भी विडो रिमैरिज एक्ट का नाम आएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों का परिणाम था ये विडो रिमैरिज एक्ट। हालांकि एक बात और याद रखना कि लॉर्ड डलहौजी, जो ये ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको, सही तो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड डलहौजी जो है के समय में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो तैयार हो गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट लॉर्ड कैनिंग किए थे, इसलिए आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। चलिए, इसमें बताना है कौन सही से मिलान नहीं है। सही से मिलान नहीं है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। लॉर्ड वेल्लेजी सहायक संसिद्धि यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग दूसरा, नहीं ये गलत है। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध नहीं था, ये दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध नहीं था। ये तीसरा अगर रहता ना ऑप्शन में, अगर तीसरा, तब ये पॉइंट सही हो जाता। लॉर्ड विलियम बेंटिक 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, हाँ ठीक है। अब देखिए लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग का बताएं कि अगर थर्ड एंग्लो मराठा रहता तो सही होता, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग जो है कब, लॉर्ड हेस्टिंग जो है, लॉर्ड हेस्टिंग ये कब 1813 से 23 के शासनकाल में, 1813 से 23 के शासनकाल में दूसरा नहीं तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किससे संबंधित नहीं है? स्टैच्यू आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो ये इल्बर्ट बिल से ये जो है संबंधित नहीं है। कौन? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, इनके अंदर ये कमीशन, द स्टैच्यू कमीशन जो है वो थी, आर्म्स एक्ट थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थी। इसका टाइम पीरियड स्टैच्यू कमीशन का क्या होगा? 1878 से 79। आर्म्स एक्ट 78 में ही आ गया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी 1878 में ही आया था। इल्बर्ट बिल का इनका इससे लेना देना नहीं था। तो इल्बर्ट बिल आया कब था? तो 1883 में आया था। कब आया था इल्बर्ट बिल? 1883 में, ठीक बात। और कौन लाया था? ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉर्ड रिपन। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसमें होगा आपका आंसर सादात खान। सादात खान जो होंगे वो होंगे, कहां के रहने वाले थे सादात खान? तो बेसिकली सादात खान जो थे वो एमपी इंदौर के रहने वाले थे, एमपी इंदौर के रहने वाले थे, और 1857 में अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष किया था। बाकी ऑप्शन जो थे वो 1857 से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए आज का क्लास खत्म। कैसा लगा क्लास आप कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव।